बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 के हमने 4 चैप्टर कर लिए। ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असेंबलीज। असेंबली के जब इलेक्शन होने हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, एमपी एमएनए के जो इलेक्शंस होते हैं, तो उनके इलेक्शंस का क्या तरीकाकार है। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है निस्बतन, लेकिन जिस तरह इलेक्शंस होने हैं असेंबलीज के, इसी तरह होने सेनेट के, तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और हम सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे। अब एमसीक्यूज में क्या, बेसिकली तो ये सेक्शंस आपने याद रखने हैं। सेक्शन 50, 51, 52 क्या है। अच्छा, अब उनके अंदर जो डिटेल है किसी भी सेक्शन के अंदर, वहां से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज को मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले सेक्शन 50 है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। देखिए, कमीशन तो बन गया, कमीशन का चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब कमीशन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाएगा। ये सबसे बड़ा ऑफिसर है एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। असेंबली, एमएनए, एमपीए के जो इलेक्शंस हैं वो, उसमें क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, कई होती हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिटर्निंग ऑफिसर, ये सबसे बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के निज़ाम को देखेगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। ये सबसे बड़ा ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ये जुडिशरी से भी हो सकता है, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके इसको लिया जा सकता है। ये कोई भी उनके इलेक्शन का ये जो अपना ऑफिस है, इलेक्शन ऑफिस, वो अपने बंदों को भी लगा सकते हैं, किसी बड़े अफसर को लगा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी लगा सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या एनी गवर्नमेंट का बंदा भी ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। इसका काम क्या होगा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनको सुपरवाइज करना है, इसने कोऑर्डिनेट करना है डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है। और इसकी हेल्प के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होंगे, ठीक है जी। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको असिस्ट करेंगे, इसके अंडर काम करेंगे। सेक्शन 51 ये कहता है। और जो काम भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इनको असाइन करेगा, ये बेसिकली इसका दायां और बायां बाजू है, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। और ये भी इसी तरह गवर्नमेंट की लिस्ट से भी आ सकते हैं। और तो ये गवर्नमेंट की लिस्ट से भी आ सकते हैं, जुडिशरी से भी आ सकते हैं, इनके अपने बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है, सेक्शन, लेकिन सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 51 का सब सेक्शन 2 है। वो कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी ऐसे बंदे को नहीं लगाया जा सकता जो कि, सॉरी, ये मेरे नेक्स्ट पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था। तो इसमें से ये सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि किसी एक रिटर्निंग ऑफिसर को दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। यानी कि एक रिटर्निंग ऑफिसर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर है ना, तो एक रिटर्निंग ऑफिसर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बस ये बात है। उसके बाद है डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ये जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ये इलेक्शन प्रोग्राम की डेट अनाउंस होने से 60 दिन पहले इनको अपॉइंट किया जाएगा। जनरल इलेक्शन की बात होगी। अगर बाई इलेक्शन हो, जिमनी इलेक्शन हो, तो जाहिर है वो तो फिर हो जाते हैं, उसमें इतने दिनों पहले नहीं लगाया जा सकता। और जिमनी इलेक्शन चूंकि इतना बर्डन भी नहीं होता, चंद एक सीट होती है, तो वो मैनेज हो जाता है। 60 डेज की लिमिट उसमें नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 53, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर। अब देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 ऑफिसर्स का हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। अब रूट लेवल पर आ जाएं, ठीक है, जो छोटे गांव हैं, छोटे इलाके हैं, तहसील है जहां पर पोलिंग होनी है, ठीक है, उधर आ जाएं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, ये 2 पर्सन है, ठीक है, जो पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पे काम करेंगे, जिन्होंने वोट वोट कास्ट करवाने हैं, वो बेसिकली ये 2 अफसर हैं, ठीक है। और इनकी इनको कौन सिलेक्ट करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, इनको अपॉइंट करता है। क्या होता है कि इलेक्शन ऑफिस से मैसेजेस आते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंतजामिया के पास, डीसी के पास। डीसी तमाम ऑफिसेज में कॉल करता है, जनाब अपने अपने बंदों के नाम दो, उनके डेजिग्नेशन दो, ठीक है जी। और स्पेशली वो जो एजुकेशन ऑफिसेज होते हैं, उनसे वो टीचर्स को उठा लेते हैं, जो 17 स्केल के होते हैं, 16 स्केल के होते हैं। क्लरिकल स्टाफ में भी से बंदों को भी उठा लिया जाता है।
तो उनको जो बड़ा अफसर होता है या टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाते हैं, मतलब प्रोफेसर मतलब अगर लेक्चरर वगैरह है तो। और अगर कोई छोटा स्टाफ में है, कोई क्लर्क है 14 स्केल का है, तो ये 16 स्केल के हैं, उसमें नई एडजस्टमेंट होती है तो पोलिंग ऑफिसर लगा देते हैं उनको, ये छोटे स्टाफ में शामिल होता है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, अपॉइंट करता है ईच पोलिंग स्टेशन पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक पोलिंग स्टेशन यानी कि आप देखें कि एक स्कूल है, वो स्कूल एक पोलिंग स्टेशन बन जाता है, ठीक है जी। अब उसके अंदर 3 कमरे हैं, तो तीनों जो रूम हैं पोलिंग स्टेशन के वो पोलिंग बूथ कहलाते हैं। तो इस तरह से हर पोलिंग बूथ पे एक पूरे स्कूल का अफसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन पोलिंग बूथ पर के ऊपर पोलिंग ऑफिसर, ठीक है जी। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होगा, पोलिंग ऑफिसर भी होंगे, ठीक है। और रिटर्निंग ऑफिसर, ये पॉइंट जो है ना, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, सेकंड है कि किसी जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपॉइंट करने हैं, रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी ऐसे पर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर नहीं लगाएगा जो कैंडिडेट के यानी कि एमपीए एमएनए का एम्प्लॉय हो। एक बंदा जो कि कैंडिडेट के जो है ना कोई माली मामला देखता है, ठीक है, या उससे रेलेवेंट उसकी एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसको पर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं लगाया जा सकता, पोलिंग ऑफिसर भी नहीं लगाया जा सकता। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि 60 डेज पहले अपॉइंटमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की, रिटर्निंग ऑफिसर की, और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की। अब हम बात इनकी करते हैं कि ये जो अभी हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, इनकी जो अपॉइंटमेंट है 30 डेज बिफोर होगी। पोलिंग डे से 30 डेज पहले रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को इनके नेम देगा। अच्छा, पूरे उनके नेम की लिस्ट होगी, इसके अलावा रिजर्व स्टाफ भी होगा कि अगर एक बंदा उसकी कोई डेथ हो जाती है, उसको इमरजेंसी आ जाती है, वो बीमार हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोई भी इशू होता है, तो रिजर्व स्टाफ की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाती है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। तो वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जो मॉनिटरिंग जॉब है ना, एडवाइजरी मॉनिटरिंग जॉब है, काम रिटर्निंग ऑफिसर कर रहा है। इस रिजर्व लिस्ट का मैंने बता दिया, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट है जी 54 पे, ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं कौन? रिटर्निंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है वो मैंने आपको बता दिया कि वो सुपरवाइज कर रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्चुअल में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने इंश्योर करवाना है कि जो पोलिंग है वो कंडक्ट इफेक्टिवली हो, यानी कि ठीक तरह से कंडक्ट हो जाए पूरे इलेक्शन, ठीक है, कोई इशू ना हो। उसने चेक एंड बैलेंस रखना है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने असिस्ट करना है रिटर्निंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने असल जो वोट कास्ट करवाने हैं वो किसने कराने हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, क्योंकि पोलिंग स्टेशन पे कौन होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर किसी किस्म की बदनजमी होगी, कोई इशू होगा, मसाइल क्रिएट होंगे, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को इतला करेगा, ठीक है, उसको बताएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पोल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, बाहर जाना पड़ गया, उसकी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई इश्यूज हो गए, तो वो अपनी पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी इंटरेस्ट कर सकता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये बंदा बैठा है, ठीक है, तो मेरी जितने भी अख्तियारात हैं, जो मेरे रोल हैं, वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्म कर सकता है। यही रीजन मतलब होती है इन दो, एक से ज्यादा ऑफिसर्स को लगाने की, कि कभी भी कोई भी इशू हो सकता है। अच्छा, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सब सेक्शन 6 में है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पावर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर नोटिस करे, क्या उसको कंप्लेन आए, कोई ऑब्जेक्शन आए कि ना प्रिजाइड, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑब्जेक्शन आती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर किसी गलत कार्रवाई में मुलविस हैं, करप्शन करवा रहे हैं, ठीक है जी, गलत वोट कास्ट करवा रहे हैं, लोगों को फलां पार्टी के सपोर्टर्स को वोट कास्ट नहीं करने दे रहे, उनके नाम ही नहीं निकाल रहे, तो क्या कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर? उसको सस्पेंड भी कर सकता है, वहां से भगा देगा, चलें जी वापस जाएं। सेक्शन 55, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अच्छा, अब जिन लोगों को ये भगाएगा, कमीशन के पास जाएंगे, ये लिस्ट जाएगी कि इन ये बंदों ने, ठीक है, गलत इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं, चुनाचा, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है।
ठीक है जी, फाइनलाइज उन्होंने ही करना है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये केस जाएगा तो वो वहां पर एक इंक्वायरी अफसर बिठाएगा, इंक्वायरी अफसर किसी भी इदारे से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर मतलब कमीशन को पेश करेगा, और विद इन 30 डेज ये सारा, ठीक है जी, रिपोर्ट वगैरह इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी विद इन 30 डेज। ये इसी तरह के एमसीक्यूज बन जाते हैं जी, कि विद इन 30 डेज ये सारी इंक्वायरी ऑफिसर सबमिट करवाएगा और कमीशन पेनल्टी दे देगा, उसको सस्पेंड कर देगा, जो भी है पीडैक लगा देगा। एन इलेक्शन ऑफिशियल, अगर अगर इलेक्शन ऑफिशियल जिस पर वो लगी है, जुर्माना लगा है, उसको सजा हुई है, सस्पेंड किया गया है, उस वो एग्राइव्ड है, ठीक है, वो कहता है नहीं नहीं मेरे खिलाफ जो है ना वो अनबाइज्ड बाइज्ड इलेक्शन वो फैसला हुआ है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो वो विद इन 30 डेज एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, सर्विस ट्रिब्यूनल, उस पर अपील कर सकता है कि जनाब मैं इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर ट्रिब्यूनल दोबारा उसको गौर करेगा और जो फैसला होगा तो वो फाइनल होगा। ये विद इन 30 डेज होगा। सेक्शन 56 कहता है कि इलेक्शन ऑफिशियल्स को जब वहां भेजा जा रहा होता है 4-5 हज़ार के लिए, 6 हज़ार के लिए, जो एक एक दिन की ड्यूटी लगाई जा रही होती है, उनको 20 घंटे के लिए जगाया जा रहा होता है, उन सब बेचारों से ओथ ली जाती है कि आपने किसी किस्म की करप्शन नहीं होने देनी, सही तरह वोट वगैरह कास्ट होने चाहिए, ईमानदारी से होने चाहिए, वगैरह वगैरह। सेक्शन 57 है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। ये बड़ी डिटेल से है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन प्रोग्राम, पूरा इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया जाता है, कमीशन हर चीज की डेट स्पेसिफाई करता है। ठीक है जी, विद इन 7 डेज, 7 डेज की डिटेल होती है, उससे पहले ये होगा, इससे पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये कंप्लीट ही बताया जाता है कि किस किस तरह से, मतलब अब हम लिस्ट अनाउंस करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे, एक्सेट्रा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन डेट का सब सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन 58 कहता है इलेक्शन प्रोग्राम में, वैसे तो नहीं, जब ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है 2 महीने पहले, तो फिर इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बढ़ गई, मुल्क में सैलाब आ गए, खुदा न खास्ता कोई जंग का माहौल बन गया, तो फिर इलेक्शन प्रोग्राम को अल्टर भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। सेक्शन 59 कहता है ये पोलिंग स्टेशन, रिटर्निंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के 1 हफ्ते के बाद उनको हैंडओवर की जाएगी पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट, कि जनाब ये इस इलाके में पोलिंग स्टेशंस बनने हैं, और ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका है, इस पोलिंग स्टेशन पे आपने होना है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को तमाम को वो पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी 1 वीक बिफोर। अच्छा जी, कमीशन, अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 59 का सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि कमीशन की पूरी कोशिश होगी कि वो जो पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं वो वोटर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, यानी कि मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन बनाएंगे, लोग डिस्टेंस की वजह से वोट कास्ट करने ना जाएं, तो कोशिश यही है कि एक छोटे से इलाके में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन बना दो, 1-1 किलोमीटर के फासले पर लोग सिर्फ वोट डालने जाएं। ठीक है, डिपेंड करता है थिकनेस पे, अगर आबादी कम है तो फिर डिस्टेंस पे भी हो जाएगा। सब सेक्शन 3 कहता है इसका कि जनाब एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा 1200 लोग वोट डालें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1200 लोग वोट डालेंगे, और एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स के जो नेम होंगे ज्यादा से ज्यादा 300 वोटर्स होंगे। ठीक है, मकसद क्या है कि जो लोग 8 घंटे का टाइम स्पेसिफाई किया होता है, तो 8 घंटे के अंदर अंदर ये लोग इजीली, ठीक है, कोई बेहंगम कंडीशन पैदा ना हो और ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो, चनाचा ये 1200 और 300 का इस तरह का फिगर है, पोलिंग स्टेशन पे 1200 वोटर्स की लिस्ट हो, और उसको डिवाइड करें, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन पे 4 पोलिंग बूथ बन गए, 300 लोग वहां पर वोटर्स वोट कास्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद सब सेक्शन 7 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट मेक एनी चेंज इन द फाइनल लिस्ट। जब फाइनल लिस्ट आ गई तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उसमें चेंज नहीं कर सकेगा, अगर करेगा तो रीजन रिकॉर्ड करेगा। सब सेक्शन 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 9 कहता है कि ये पोलिंग स्टेशन सिर्फ कुछ यही है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग को, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में कंडक्ट होगा, गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं है तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई न कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां पर लिया जाएगा, अगर ये भी ना हो फिर कुछ और देखेंगे। सब सेक्शन 11 कहता है कि एक जगह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वो नोटिस करता है कि जनाब ये जगह बड़ी सेंसिटिव है, तो पहली बात तो वो कहेगा इसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ, दूसरी बात वो कहेगा कि इसके सर्विलेंस के लिए कैमरा भी लगाओ, कैमरे इंस्टॉल करें, और इस तरह से, ठीक है ना।
उसके बाद सेक्शन 60 है। सेक्शन 60 कहता है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। देखिए जी, कोई भी कैंडिडेट अगर उसको नॉमिनेशन चाहिए तो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाता है। नॉमिनेशन पेपर, ठीक है, वो कई पेपर होते हैं, सबमिट कराए जाते हैं देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जनाब मुझे जो है ना दो बंदे भी नहीं जानते और मैं जाके कहूँ कि मुझे इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करने कैंडिडेट बना दें। ऐसा नहीं होगा। मैं शहर के 50 लोगों के साइन करवा के जाऊंगा एक पेपर पर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उन्हें को दिखाऊंगा कि देखें इस शहर के जो है ना इतने इतने वोटर्स हैं और मुझे ये कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, हम आपको वोट देंगे। उनको पता तो लगे ना कि एटलीस्ट ऐसा ना हो कि एक बंदा कैंडिडेट बन गया, बाद में वोट काउंट हो तो उसके जनाब ठीक है 4-5 वोट थे और वो उसमें से भी जो आधे घर के बंदों ने वोट दिया उसको, एक ऐसे तो ना हो ना शहर के कुछ बंदे तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो नॉमिनेशन पेपर ऐसे इस तरह होते हैं। तो वो इसमें कहता है प्रोवाइडेड दैट नो वोटर शैल सब्सक्राइब टू मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर। अब ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी बी है। अब एक बंदा है, वो ए को भी नॉमिनेशन पेपर पे साइन कर रहा है, बी वाले के पे कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर इस तरह नहीं हो सकता। नॉमिनेशन पेपर पे एक वोटर एक ही बंदे को नॉमिनेट करने के लिए वो नॉमिनेशन पेपर पे साइन करेगा, ठीक है। तो सब सेक्शन 4 है इसका कि एक पर्सन में बी नॉमिनेटेड इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने नॉमिनेट होना है तो वो 5 नॉमिनेशन पेपर से ज्यादा सबमिट करवाने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। 5 नॉमिनेशन पेपर, एक नॉमिनेशन पे स्पेसिफिक वोटर्स के साइन वगैरह होते हैं, तो एटलीस्ट वो 5 नॉमिनेशन पेपर साइन करा दे तो पता लग जाए कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं। इससे ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी सबसेक्शन 61 डिपॉजिट, से भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, कैंडिडेट है, तो 30,000 वो सिक्योरिटी जमा करवाएगा, डिपॉजिट जमा करवाएगा। और प्रोविंशियल असेंबली के लिए फाइट कर रहा है तो 20,000 करवाएगा जी, ठीक है। नेशनल असेंबली के लिए 30,000 और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 20,000 जमा करवाएगा। और अगर ये बंदा नॉमिनेटेड होता है एज अ कैंडिडेट फॉर मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर, तो फिर भी उसकी जो डिपॉजिट फी है वो एक ही रहेगी। मतलब एक ही नॉमिनेशन पेपर से वो इलेक्ट, मतलब उसको कैंडिडेट नॉमिनेट कर लिया जाता है, तो वो फिर डिपॉजिट एक ही जमा कराएगा, नॉमिनेशन पेपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने एज अ कैंडिडेट अपने नाम, ठीक है, सबमिट करा दिया कि भाई हम इसके लिए होते हैं, अभी उनको अलॉटमेंट नहीं हुई, उनको नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हम इलेक्शन में खड़े होने चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, चुनाचा उनका नाम, ठीक है, पब्लिक किया जाता है। अगर कोई बंदा एनी वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑब्जेक्शन फाइल कर देता है कि यार ये किस बंदे को आप लगा रहे हो, इस पर तो पर्चे हैं, इसने तो असासे छुपाए हैं, आखिर उसने नॉमिनेशन पेपर दिए हैं उसमें बताया है, एसेट्स डिक्लेयर किए हैं एक बंदा, ठीक है, वो कहता है कि नहीं नहीं इसने तो एसेट्स को छुपाया है, तो फिर इस ऑब्जेक्शन को मतलब सुना जाएगा। अब एक तो जब इलेक्शन को सुना जाएगा तो कैंडिडेट खुद भी आ सकता है, ठीक है, जब वहां पर कमरा अदालत में उसके जो इलेक्शन एजेंट्स हैं, हर जो कैंडिडेट का, बल्कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट होता है जो उसके तौर पे उसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है। उसका प्रपोजल भी हो सकता है, सेकेंडर भी हो सकता है। सेकेंडर कहते हैं जो उसकी हिमायत कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, ठीक है, ये बंदे हो सकते हैं। ये स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स को ये अटेंड कर सकते हैं जाके, जरूरी नहीं कैंडिडेट खुद जाए, कोई उसका वकील वगैरह जाएगा जाहिर है। रिटर्निंग ऑफिसर, अब वहां पर ठीक है कमरा अदालत लग गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने एग्जामाइन करना है उनकी बातों को, उनके नॉमिनेशन पेपर को दिखा और डिसाइड कर देगा फाइनल डिसीजन के यार। अगर ऑब्जेक्शन है, अगर ऑब्जेक्शन वेरीफाई हो जाता है तो उसकी कैंडिडेचर खत्म कर देंगे, अगर नहीं होता तो कैंडिडेचर रहेगा। नेक्स्ट है जी सबसेक्शन 7, रिटर्निंग ऑफिसर जब स्क्रूटनाइज कर रहा होगा तो शैल नॉट ऐसे क्वेश्चन आस्क नहीं करेगा जो उसके पर्सनल हो, उस केस से इररेलेवेंट हो, सिर्फ रेलेवेंट बात ही करेगा, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं करेगा जिनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सब सेक्शन 9 कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन पेपर किसी भी कैंडिडेट के। नेक्स्ट है जी 63। 63 कहता है कि अब अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर, रिटर्निंग ऑफिसर उसके कैंडिडेचर को खत्म कर देता है लेकिन कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होता, तो कैंडिडेट क्या करेगा, एक फाइल करेगा अपनी अपील को एपिलेट ट्रिब्यूनल से। एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, वहां जज होंगे, हाई कोर्ट लेवल का एक जज होगा,
ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो उस पर वो अपील करवाएगा एपीलेट ट्रिब्यूनल को, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर से अगर सेटिस्फाई नहीं होता कैंडिडेट, तो किसको अपील सबमिट करवाएगा? एपीलेट ट्रिब्यूनल को। और एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन है जो उसका कोर्स केस सुनेगा? जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो कमीशन ने अपॉइंट किया, जरूरी नहीं कि करंट जज हो। नेक्स्ट है जी 64। सब ये सेक्शन 54 है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जब ये सारी चीजें फाइनल हो गई, कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो गए कि हाँ जी ये बंदे इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट पब्लिक की जाती है। अच्छा, अब लिस्ट पब्लिक हो गई, लेकिन एक बंदा, ठीक है, वो सियासत से मायूस हो गया या किसी भी वजह से वो, या उसकी तबीयत खराब रहने लग गई है, या कोई बैकड्रॉप पे कोई इशू है, तो वो कहता है जनाब मैं नहीं लड़ना, मैं मेरी बस है जी, मैं थक गया हूँ, मैं बाद में भी तो शर्मिंदगी होगी, तो अभी मैं अभी अपना नाम यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। चुनाचा वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट था, रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस भिजवाएगा और कहेगा जी मेरा कैंडिडेचर खत्म कर दो, मैं नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, अब ये देख लें कि किस किस तरह से बंदे कम हो सकते हैं, ये आगे आएगा। एक तो विदड्रॉ हो गया सेक्शन 65। सेक्शन 66 क्या कहता है? कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन। जब भी किसी कैंडिडेट ने अपना अपनी अपनी सबमिट करवा रहा है एप्लीकेशन, तो वो बताएगा कि भाई मैं, ठीक है, आज़ाद बंदा नहीं हूँ, मैं फलां पार्टी का बंदा हूँ। चुनाचा उसको जो भी अलॉटमेंट होगी सिंबल वगैरह की, तो इसमें हेल्पफुल रहेगा। एफिलिएशन, पर्टिकुलर पार्टी के साथ एफिलिएशन जरूर जाहिर करनी है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो या आज़ाद हो। सेक्शन 67 कहता है जी कॉन्टेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। जब सिंबल अलॉट किए जा रहे होंगे, तो जो बंदा तो पार्टी के साथ एफिलिएशन शो कर रहा है, तो उसको तो पार्टी का सिंबल मिल जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट है, सब सेक्शन 3 है, देखें, ठीक है, सब सेक्शन 3 है, जो इंडिपेंडेंट है, तो उसको वो फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर अलग से उसको सिंबल अलॉट करेगा। ठीक है जी। सेक्शन 68 है लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। ठीक है जी, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, अब कैंडिडेट्स जो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है, अब ये विदड्रॉ भी हो गया और सिंबल तो, एक थे नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, अब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने जाना था वो चले गए, विदड्रॉ करना था करेंगे। अब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है ना, ये फाइनल लिस्ट यहाँ पर पब्लिक कर दी जाएगी। उसके बाद 16 सेक्शन 69 कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि अब प्रोविंशियल असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे हैं, नेशनल असेंबली के भी, एमएनए एमपीए के भी, तो एक दिन किए जा सकते हैं। ऐसा ही होता है ना कि आम जुबान में हम कहते हैं बड़ा वोट छोटा वोट, तो दोनों एक साथ ही होते हैं। सेक्शन 70 कहता है आवर्स ऑफ द पोल। इसका मतलब यह है कि पोलिंग के जो घंटे हैं ना, कम से कम 8 घंटे हो सकते हैं। 8 घंटे कम से कम पोलिंग होगी। ठीक है जी। और अगर इसको बढ़ाना हो, ठीक है, जब मिसाल के तौर पे 9 बजे शुरू होते हैं, तो 5 बजे तक पोलिंग होगी, लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर देखें 5 बज गए हैं, लेकिन 50 एक बंदा ऐसा है जो पोलिंग बूथ के अंदर आया हुआ है, तो वो वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पोलिंग कंटिन्यू रखेगा जब तक कि सब लोग वोट ना कास्ट कर दें। एक बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसको लगता है कि कोई इशू था, बारिश होती रही सारा दिन, और उसने देखा कि यार ये तो हमारे पास तो 1200 वोटर की लिस्ट है, और अभी तक सिर्फ 3 बज गए हैं दोपहर के, 2 बज गए हैं, और 200 लोगों ने वोट कास्ट किया है, चुनाचा वो क्या करेगा? एक लेटर बनाएगा और बताएगा कि भाई मैंने अपने पोलिंग आवर्स को बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास तो अभी 20% लोगों ने वोटर्स ने वोट कास्ट किया है। चुनाचा वो 3 घंटे पहले अपने वोटिंग आवर्स अगर बढ़ाने हो, 3 घंटे पहले बताएगा। अच्छा, सेक्शन 71 है प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर। बैलेट पेपर जब प्रिंट करवाना है, तो एक मिसाल के तौर पे एक पहली बात तो हमने बताया ना कि सेक्शन 1200 लोग एक पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग स्टेशन पे 1200 लोगों का वोट कास्ट होने हैं कमोबेश। अब एक पोलिंग बूथ है, वहां पर है 1201 से 1299 के दरमियान वोटर्स, तो वो 1250 हो, 1220 हो, 1280 हो, पोलिंग स्टेशन पर वोट जो बनेगा ना, जो भी रोल रोल बनेगा,
ठीक है, बैलेट पेपर बनेगा, सॉरी। तो बैलेट पेपर राउंड ऑफ करके 1300 होगा, 1300 वोट होगा। एक एक जगह पर 970 वोटर्स की लिस्ट है, 970 बैलेट पेपर छपने चाहिए, 970 के बजाय वो 1000 पूरा प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे वोट जाया भी हो जाते हैं सब। ये उसके बाद सेक्शन है 72। 72 कहता है रिटायरमेंट फ्रॉम इलेक्शन। लिस्टें जारी हो गई, नॉमिनेटेड कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी, लेकिन एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है वो कहता है कि ना, मैंने नहीं, वो इलेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, कम से कम 4 दिन पहले बताएगा, पोलिंग डे से कम 4 दिन पहले, इंपॉर्टेंट बात है। और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस भिजवा देगा कि मैं इलेक्शन में नहीं कंटिन्यू कर सकता। सेक्शन 72 था ये। सेक्शन 73 कहता है कि एक तो वो उसने विड्रॉ कर, एक तो ठीक है विड्रॉ कर लिया, रिटायरमेंट ले ली, एक आया बंदे की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ है, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा कि ये भी नहीं है। सेक्शन 74 है, कोई सीवियर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि वो पोस्टपोनमेंट कर दे इलेक्शंस को, ये भी पॉसिबल है। सेक्शन 75 ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बंदे एमपीए के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, ठीक है, 4 खड़े हुए फॉर एग्जांपल, एक विड्रॉ कर गया, एक ने रिटायरमेंट ले ली, एक की डेथ हो गई, ठीक है, 3 ऐसे चले गए, बाकी रह गया एक। अब एक सीट है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही बंदा फाइट कर रहा है, तो रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिक नोटिस देके कहेगा अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये बंदा विन कर गया। तो ये जो है अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन इस तरह से होते हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।